नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन क्या होती है, किस तरह से काम करती है और इसका हमारी लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, ब्लॉकचेन अगले 20 साल में हमारी लाइफ को टोटली बदल देगा, जिस तरह से पिछले 20 साल इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बदल दिया। पर उसके पहले अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है ब्लॉकचेन। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ब्लॉकचेन मतलब कई ब्लॉक्स की एक चेन, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। और डेटा को हम उस ब्लॉक में जाके क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है ब्लॉकचेन का वो ये है कि डेटा को एक जगह पे स्टोर करने की जगह, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे स्टोर करने की जगह मल्टीपल जगह पे क्या करिए, स्टोर करिए। अच्छा, अब यहाँ पे अब सेंट्रलाइज सर्वर का मतलब ये है, हम इसको अपने रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं, या आप जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूं कि डेटा को हम एक जगह स्टोर ना करके मल्टीपल जगह स्टोर करने के हमें एडवांटेज क्या होंगे, आप वो देखिए। मान लीजिए आप किसी को मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, जब अपन ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते थे, मान लीजिए, या आप जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, तो जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, कैश बड़ा पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। यहाँ पर मान लीजिए दो लोग हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ने पेमेंट किया और एक ने पेमेंट लिया, रिसीव किया, ठीक है। अब मान लीजिए वो ए और बी पार्टी है, ठीक है। ए ने पेमेंट किया, बी ने पेमेंट रिसीव किया। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपने काम किया है, यहाँ पर आपके वर्क ऑफ प्रूफ, मतलब आपने ये काम किया, इसकी कोई प्रूफ नहीं होगा क्योंकि आपने पेमेंट उसे कैश में किया है, जब तक वो उसके कोई आपको रिसिप्ट नहीं दे देता, ठीक है। बट हम कई बार ऐसे पेमेंट करते हैं जिसके हम कोई रिसिप्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आपने अगर उसको पेमेंट किया तो अब आपको उस आदमी पे विश्वास करने के अलावा कोई और मौका नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर एक ही सिंगल आदमी पे ट्रस्ट करना है, या डेटा क्योंकि हमारा एक ही आदमी के पास स्टोर है, हमें उसी पे ट्रस्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्यूचर में वो डिनाई करता है कि नहीं, मुझे तो कैश पेमेंट मिला ही नहीं, मेरे को तो मैंने कैश रिसीव ही नहीं करा, तो आपके वर्क ऑफ प्रूफ करने का, या प्रूफ ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं, जिसमें पूरा ब्लॉकचेन चलता है, वो आपके शायद बहुत मुश्किल होगा और शायद आप नहीं कर पाएंगे कि मैंने उसको किसी तरह का पेमेंट किया था, क्योंकि वो डिनाई कर जाएगा, क्योंकि आपने कोई रिसिप्ट भी नहीं ली है। इसीलिए क्या करते थे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारी ह्यूमन नेचर का है कि हमें ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट जितना ज़्यादा होगा हम उतने सिक्योर होते जाएंगे। यहाँ पे इस कंडीशन में हमें ट्रस्ट सिर्फ एक आदमी से मिला है, ठीक है। अब मान लीजिए यही चीज़ अगर मैं अपने साथ में अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव या अपने कजिन्स को या अपने फैमिली के किसी मेंबर को कैश पेमेंट करने के लिए ले जाता हूँ साथ में, जब भी, इसलिए आपने गौर किया होगा कि पुराने लोग, जो बड़े लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब भी किसी को पेमेंट करेंगे तो आप गौर करिएगा, वो अपने साथ 2-4 लोग को लेके जाते थे। क्यों? वो एक आपके वर्क ऑफ प्रूफ या सबूत होता है, एविडेंस है वो आपका कि हाँ आपने पेमेंट किया था। तो वहाँ आपके ऊपर क्या ट्रस्ट ज़्यादा लोगों का हो गया, मतलब एक से ज़्यादा लोग आपके ट्रस्टी हो गए कि यार हाँ यार ये लोग मेरे ट्रांजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो आप में एक ज़्यादा सिक्योरिटी आ गई कि अगर वो बंदा या सेकंड सामने वाली पार्टी डिनाई भी कर जाती है कि मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो आपके पास ऑप्शन हैं कि आप इन लोगों से बात करके या जो भी आप सबूत कर सकते हो कि हाँ मैंने पेमेंट किया। इट मीन्स यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट हो गया। तो जो ब्लॉकचेन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा को सेंटर सर्वर पे स्टोर कर रहे थे, एक जगह पे स्टोर कर रहे थे, और उसी डेटा, वहाँ डेटा सिक्योर है इसका हमें ट्रस्ट करना पड़ता था क्योंकि वो अकेला बंदा है, ठीक है। इसको अगर अपन रियल एग्जाम्पल लें तो आप जब कोई मेल सर्वर यूज़ करते हो, ईमेल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं कोई जीमेल का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जीमेल का सर्वर आप यूज़ कर रहे हो फॉर मेल एक्सेस करने के लिए, तो जीमेल के सर्वर पे आपका पासवर्ड क्या है, सिक्योर है, इंक्रिप्टेड है, कई सिक्योरिटी लेयर्स के साथ वहाँ पर वो सिक्योर है। मतलब जीमेल पे विश्वास करने के अलावा, जीमेल पे ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इमेजिन करिए किसी ने उस ईमेल सर्वर को हैक किया, चलिए हैक नहीं हुआ, मान लीजिए चलो सिक्योर हैक नहीं हो पाया, बट जो जीमेल का सर्वर है उसके इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अगर सिस्टम में जाके सबके पासवर्ड जो है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो इस चीज़ का प्रूफ करना कि वो मेरा ही अकाउंट है, मतलब इस चीज़ को कैसे वैलिडेट किया जाएगा, शायद लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी, टाइम लगेगा।
है ना, ये वैलिडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो पासवर्ड चेंज हुआ है वो किसके अकाउंट में हुआ है, और अकाउंट वाला जैसे मेरे अकाउंट का हुआ है तो मेरा ही वो अकाउंट है जिसका पासवर्ड बदला है, ये वेरीफाई कराना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि ट्रस्ट हमें एक पे करना है। अगर इसका एक एग्जांपल और आप ले सकते हो ऑनलाइन पेमेंट में, आप खुद रियलाइज करिए कि जब आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वहाँ पे देखिए कितने लोगों के ट्रस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जब आप किसी को ऑनलाइन पे करते हो तो आप अगर इमेजिन करिए मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल पे मेरी प्रोफाइल में भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, फिर मेरे बैंक के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होगा, फिर सामने वाले जिस पार्टी को मैं कर रहा हूँ उसके बैंक में भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, और फिर उस पर्सन अगर वो गूगल पे यूज़ कर रहा है तो उसकी प्रोफाइल में भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। इट मीन्स मुझे यहाँ पे कई लोगों का ट्रस्ट मिलेगा, जिससे अगर सामने वाली पार्टी मुकर जाती है या कुछ चेंज करती है ट्रांजेक्शन में, तो वी हैव अ प्रूफ, मेरे पास वर्क ऑफ प्रूफ होगा कि हाँ मैंने ये 4 जगह पे है। आप और अगर वो चेंज करना चाहे तो सभी जगह जाके चेंज करेगा, और जो लगभग इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि वो हर बैंक में जाए और गूगल पे जाए और मेरे इस ट्रांजेक्शन को इरेक्ट कर दो या उसमें मॉडिफाई कर दो, इसमें करप्शन कर दो, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ब्लॉकचेन इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि वो क्या करता है, आपके डेटा को, इन्फॉर्मेशन डेटा को, सिक्योर डेटा को या बहुत क्रेडेंशियल डेटा को क्या करेगा, एक जगह स्टोर नहीं करेगा, वो अलग अलग डेटा ब्लॉक्स के रूप में अलग अलग नोट्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे स्टोर कर देगा। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसको जनरल वे में समझाऊं तो ब्लॉकचेन एक डाटाबेस है, एक स्टोरेज है, ये समझ लीजिए, एक लेजर है। अगर अकाउंट्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो एक लेजर है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स या ट्रांजेक्शन स्टोर किए जाते हैं, जैसा आप अपने उसमें करते हो। बस अंतर सिर्फ इतना है नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटाबेस से कि इसकी जो कॉपी है वो मल्टीपल जगह पर स्टोर है। अब इसका फायदा हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि हमारा डेटा कई जगह स्टोर है तो हमें कई लोगों के ट्रस्ट मिलेंगे। हमारे पास ट्रस्ट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज होंगी जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ब्लॉक है वो एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं तो ब्लॉक जो है वो एक्चुअली 3 इंफॉर्मेशन से मिलके बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप क्लियर करके चलिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने उसमें टॉपिक कहीं पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा विच इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लिंक लिस्ट। तो जो ब्लॉक चेन है वो कुछ हद तक लिंक लिस्ट की तरह ही काम कर रहा है, लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता था, हम डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, और डेटा के साथ साथ हम नेक्स्ट वाले नोड, जिसको लिंक लिस्ट में उसको नोड बोलते हैं, तो नोड का एड्रेस स्टोर करते थे। सेम अगला नोड क्या करता था, अपने आगे वाले का नोड का एड्रेस स्टोर करता था। सेम चीज़ ब्लॉक में है कि ब्लॉक में 3 सेक्शन होते हैं एक तरह से। पहला, डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हो। सेकंड, एक हैश, ये इंक्रिप्टेड डेटा है, ये एक यूनिक डेटा है, ये एक बड़ा सा लंबा चौड़ा एक स्ट्रिंग हो सकता है, ये एक तरह से एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह है, जैसे हम हर इंसानों का फिंगरप्रिंट अलग होता है, तो ये यूनिक होगा। मतलब जितने भी ब्लॉक होंगे सबका हैश क्या होगा, यूनिक होगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप देखिए कि अगर किसी ने उस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जो पहले ऑलरेडी उस ब्लॉक में स्टोर है, वो डेटा स्टोर है, अगर उसको बदलने की कोशिश की तो जो हैश है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा सेक्शन जो आता है, तीसरा पार्ट जो आता है इस ब्लॉक का, वो आता है, तीसरा फेस आप कह सकते हैं, वो तीसरा जो होता है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। जैसे लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया कि वो आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ब्लॉक जो है पीछे वाले अपने ब्लॉक का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा या हैश स्टोर करेगा, इसको बोलेंगे हैश। इससे फायदा ये होता है कि हमें अगर किसी ट्रांजेक्शन को रिवर्स में देखना है या उसकी हिस्ट्री पता करनी है पीछे, तो हम पीछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे नोड एक नेटवर्क पे कह लीजिए एक जगह पे स्टोर किए गए। अब आप यहाँ गौर करिए कि हुआ क्या है कि ये चेन जो है, मान लीजिए एक जगह स्टोर है, ऐसी यही सेम चेन की कॉपी कई और जगह भी क्या है, लोगों के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऑथराइज्ड पर्सन के पास क्या है, स्टोर है। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने या हैकर ने मान लीजिए आपके एक नोड को क्या किया, चेंज किया, ठीक, चेंज कर दिया। तो अभी अपन ने आपको मैंने बताया कि अगर कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को या वैल्यू को चेंज करता है तो उसका हैश बदल जाता है, तुरंत उसका हैश बदल जाएगा। तो जैसे ही उसका हैश बदलेगा तो उसके आगे वाले जितने ब्लॉक्स हैं, खासकर उसका नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास हैश कौन सा है, वो पुराना वाला, बट ये वाले ब्लॉक का हैश तो बदल चुका है। इट मीन्स अगर वो कोई चेंज करता है, कोई एडिट करता है, तो आगे के सारे ब्लॉक इनवैलिड हो जाएंगे। इट मीन्स इससे यूज़र को, मतलब एज ए यूज़र, अगर मैं एक सामान्य आदमी की तरह बात करूं तो मेरा डेटा जो सर्वर पे स्टोर है, एज ए यूज़र मुझे ये ट्रस्ट मिलता है कि मेरा डेटा इम्यूटेबल है या चेंज नहीं हो सकता।
और चलिए इमेजिन करिए कि हैकर ने सोचा कि क्यों ना मैं सारे नोट की वैल्यू बदल देता हूँ, मैं सारे नोट के हैश चेंज करता हूँ। तो आपने एक बहुत कॉमनली सुना होगा एक टॉपिक या एक टर्म सुना होगा विच इज कॉल्ड बिटकॉइन, विच इज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है पूरा ब्लॉकचेन पे चल रहा है, ठीक। अभी जब बिटकॉइन, अगर मैं बिटकॉइन के हिसाब से समझाऊं आपको, तो बिटकॉइन में एक ट्रांजेक्शन या एक ब्लॉक को अगर मैनिपुलेट करना है तो उस मैनिपुलेट करने में एक नॉर्मल प्रोसेस में 10 मिनट लगते हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए ये जो ब्लॉक आप चेंज कर रहे हो और उसके आगे थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो उसको हर ब्लॉक को जा जाके अगर आपको चेंज करना है तो आप 10 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम आपको लगेगा। और सबसे बड़ा मान लीजिए अगर आपने ये प्रोसेस कर भी लिया, मान लीजिए हैकर ने ये प्रोसेस कर भी लिया, तो अब आप सोचिए कि उसकी कॉपी, उस पूरी चेन की कॉपी मल्टीपल जगह स्टोर है, एक जगह नहीं है, मल्टीपल जगह और स्टोर है। तो उसे हर जगह जा जाके उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग होगा, प्रोसेस ज़्यादा लगेगा, सब कुछ है। तो इससे बट मुझे क्या फ़ायदा हुआ एज ए नॉर्मल यूज़र या जो यूज़र अपना डेटा स्टोर कर रहा है, कि मुझे एक ट्रस्ट मिलेगा मल्टीपल लोगों का, और उससे मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगी, एक इम्यूटेबल इंफॉर्मेशन डेटा मिलेगा कि मेरा डेटा कभी भी चेंज, एडिट नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी मुझे इससे मिलेगी। अब इमेजिन करिए ना, आप जीमेल का ही मैंने एग्जांपल दिया कि अगर जीमेल में भी मेरा डेटा जो है वो सिर्फ जीमेल के एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे ना होके मान लीजिए अलग अलग जगह पे स्टोर हो जाए, या डिसेंट्रलाइज बोल सकते हो आप इसको, सेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज हो जाए, तो मेरे लिए कितना ईजी हुआ कि अगर मेरा पासवर्ड किसी ने एक जगह बदल दिया तो बाकी लोग क्या करेंगे, उसको डिनाई कर देंगे कि नहीं ये डेटा इनवैलिड है, क्योंकि बाकी में तो वही पुराना पड़ा हुआ है, पुरानी जगह वो एक जगह चेंज हुआ है सिर्फ। और अगर हैकर ने कहा कि नहीं मैं तो इसको चेंज करके रहूंगा, तो इसको एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए जितने भी लोग हैं या जितने भी नोड हैं जिसमें हमारा चेन स्टोर है, ब्लॉकचेन की या डेटा स्टोर है, उसका 50% मंजूरी उसे सबकी लेनी पड़ेगी। सभी लोग जब वैलिड करेंगे, 50% लोग वैलिड करेंगे कि हाँ ये जेन्युइन है, ये चेंज हुआ है, ये जेन्युइन है, तो ही वो एक्सेप्ट होगी। और वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। अब यहां पे ब्लॉकचेन कोई आज नहीं आया है, ब्लॉकचेन की रिसर्च 1990s में हुई थी, ठीक है, मतलब उस पर काम चल रहा था इसी प्रॉब्लम के लिए, सेंट्रलाइज डेटा करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब पर सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन को क्या कहूँगा मैं, इन्वेंट किया था या उसके पीछे स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, उन्होंने ब्लॉकचेन को यूज़ किया बिटकॉइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब पहली बार वो कंप्यूटराइज फॉर्म में ब्लॉकचेन जो आया वो 2008 में आया, जब हमारा बिटकॉइन आया। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि जो बिटकॉइन चल रहा है वो ब्लॉकचेन, मतलब बिटकॉइन के कारण ब्लॉकचेन आया, नहीं, ब्लॉकचेन ऑलरेडी पहले से था, बिटकॉइन का इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकचेन पे किया गया है। इट मीन्स आपके जो बिटकॉइन है, जो डिजिटल करेंसी है, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की जा रही है, उसके ट्रांजेक्शन हर जगह मल्टीपल जगह जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। बट अब बिटकॉइन क्यों लाए, उसका पीछे एक रीजन मैं आपको बता दूं कि इमेजिन करिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा इतने का डेटा आप एक कॉपी अपने पास रखिए, तो आप क्यों करेंगे, आप उनको फीस कौन देगा, उनके जो एक्सपेंसेस है उन्हें कौन बेयर करेगा। तो जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट लाया गया है वो इसलिए लाया गया था कि उनको उस बिटकॉइन के रूप में क्या किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, आपके जो मेरे डेटा को आप क्या कर रहे हो, जो स्टोर कर रहे हो। तो ब्लॉकचेन जो है वो बहुत सिक्योर है, ठीक है। और इमेजिन इसमें एक नया ट्रांजेक्शन भी कैसे ऐड होगा कि अगर कोई ब्लॉक नया ऐड होना चाहता है, मान लीजिए कोई नई इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में इस चेन में ऐड होना चाहती है, तो उसकी कॉपी सारे जो कॉपीज़ हैं हमारी स्टोरेज को, उस ब्लॉकचेन की जो कॉपीज़ हैं वहाँ पर भेजी जाएंगी, और वो सब उसे वैलिडेट करेंगे सब लोग, मतलब एक तरह से वोटिंग होगी, एक तरह से वो वैलिडेट करेंगे हाँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन नई आई है ये सही है, इसको होना चाहिए। और अगर वो अप्रूव होती है, सभी लोग उसे एग्री करते हैं, तो सब लोग अपनी उस चेन में, ब्लॉकचेन में सबसे आखिरी में जाके क्या करेंगे, उसे स्टोर कर लेंगे। इस ब्लॉकचेन का जो पहला वाला ब्लॉक होता है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो ब्लॉकचेन का ब्लॉक होता है वो नेक्स्ट अपने प्रीवियस वाले का क्या करता है, अपने प्रीवियस वाले का हैश स्टोर करके चलता है। बट जो पहला वाला ब्लॉक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक होगा, क्योंकि उसके पास किसी प्रीवियस का हैश नहीं होगा। तो इस तरह के ब्लॉक को हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। अब हम देखेंगे ब्लॉकचेन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ होगा,
तो हमें फ़ायदा होगा या एडवांटेज। सबसे पहले हमारे यहाँ वोटिंग पे कर सकते हैं। हमारे आए दिन आपने देखा होगा चुनाव होते हैं, है ना, और साल में एक आध बार कहीं ना कहीं चुनाव तो होते ही है, मान के चलिए, और उसमें हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि वोटिंग गलत हुई है, फर्जी वोट डाले गए हैं या मैनिपुलेशन किया गया है वोटिंग करते टाइम। क्योंकि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस पर हमें ट्रस्ट करना हमारी मजबूरी है कि हाँ वो जो वोटिंग करके आंसर देगी वो सही है। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो हमें जो रिजल्ट दे रहा है वो सही है। बट अगर हम सारे डेटा को, इस वोटिंग को अलग अलग जगह पे स्टोर कर देते हैं, अलग अलग नेटवर्क पे स्टोर कर देते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रस्टेड जो भी लोग हैं उन पे कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर मैनिपुलेशन हुआ भी तो एक ही जगह होगा, एक कॉपी पे होगा, बाकी कॉपी आपकी बची रहेगी, जिससे वैलिडेट किया जा सकता है कि यार यहाँ पे कुछ छेड़खानी हुई है, यहाँ पर कुछ करेक्शन हुए हैं, और उस हिसाब से आप अपने मतलब उस चीज़ को ट्रस्ट, मेनली हमें ट्रस्ट चाहिए, और जितने ज़्यादा चीज़ों का ट्रस्ट हमारे पास आएगा हम उतने सेफ हो जाएंगे। दूसरा, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, और मैंने सुना है कि जो आंध्र प्रदेश है वो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चालू कर चुका है। प्रॉपर्टी मतलब आपने गौर किया होगा, ये चीज़ गांव में या छोटी जगह पे बहुत होती है कि एक ज़मीन है, किसी की खेत है, उसका खसरा नंबर है, किसी के नाम है, तो रिकॉर्ड्स में क्या करते हैं, उसके नाम बदल दिए जाते हैं, कुछ मतलब मैं एक तरह से फर्जी करके या फ्रॉड करके या मतलब करप्शन के होते हुए सब कुछ कर दिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को, प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन जो होता है या रजिस्ट्री जो होती है, उसे अगर हम इस ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट से स्टोर करें तो उसकी मल्टीपल कॉपी जब सेव होगी तो सब पे जा जाके उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उससे प्रूफ ऑफ वर्क मिलता है कि हाँ, अगर 10 जगह एक चीज़ है और एक जगह पे मान लीजिए वो चीज़ है, जैसे मैंने आपको जीमेल का एग्जांपल दिया था कि आपका पासवर्ड अगर एक जगह बदल गया और बाकी जगह सेम है, तो उसको प्रूफ करना कि नहीं यार ये जो एक जगह बदला है ये गलत है, जो बाकी 9 जगह थे या बाकी 15 जगह थे वो सही है। इसका यूज़ हम हेल्थ डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, हेल्थ पेशेंट की हेल्थ के लिए रख सकते हैं, हेल्थ प्रोफाइल के लिए रख सकते हैं कि डॉक्टर पेशेंट की प्रोफाइल को क्या करेगा, देख सकता है, बट उसको चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें बिलीव करते हैं ट्रस्ट पे, तो ब्लॉकचेन हमें ट्रस्ट प्रोवाइड करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे हमें लगता है कि हम क्या हैं, सिक्योर हैं। तो अगर आप एक नए डेवलपर हैं, मैं अपने 20 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक नए डेवलपर हैं या आप बिगनिंग लेवल पे हैं, आप अभी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं आपने, या कोई डिग्री ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अभी से ब्लॉकचेन की को उस पर स्टडी करना चालू कर दीजिए। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि आने वाले 20 साल हमारी लाइफ बदल देगा ब्लॉकचेन, जैसे पिछले 20 साल इंटरनेट ने बदल दिया। तो अगर आप अभी से उस चीज़ पे स्टडी करेंगे, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, याद रखिए ब्लॉकचेन कोई सिर्फ एक टेक्निक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक टेक्निक है, एक एल्गोरिदम है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिया लिंक लिस्ट का। तो एक डेटा को स्टोर करने का एक मैकेनिज्म है जो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।